हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने थ्योरेटिकली टाइट्रेशंस के बारे में सारी बातें स्टडी की। अब हम उनके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है 150 ml ऑफ सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इज डिवाइडेड इनटू टू अनइक्वल पार्ट्स। आप इस पर फोकस करें, दोनों पार्ट्स अनइक्वल हैं, अलग अलग हैं, बराबर नहीं है। फर्स्ट पार्ट रिएक्ट्स विद हाइपो सॉल्यूशन, पहले पार्ट को हाइपो सॉल्यूशन से रिएक्ट करवाया गया है सॉल्यूशन को in acidic medium 15 ml of 0.4 m hypo was consumed। पहले पार्ट में जो कंजप्शन हुआ है हाइपो सॉल्यूशन का 0.4 मोलरिटी का वो 15 ml है, और सेकेंड पार्ट जो है उसको हमने रिएक्ट करवाया है एडेड विद 100 ml ऑफ 0.3 मोलरिटी NaOH। जो रेजिडुअल बेस है, जब हमने इसको ऐड किया सेकेंड पार्ट को तो इसका इसमें बेस बचा हुआ है। आफ्टर रिएक्शन उस बेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए रिक्वायर्ड 100 ml ऑफ 0.3 m H2SO4 सॉल्यूशन फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। व्हाट इज द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन जो था उसकी कंसंट्रेशन क्या है, ये हमसे पूछा गया है। यहां पर आप समझें, ये जो पहला पार्ट है इसमें अगर इसको सॉल्व करें तो फर्स्ट पार्ट जो हमने सॉल्यूशन का लिया हुआ है उसको रिएक्ट करवाया है, उसको हमने टाइट्रेट करवाया है हाइपो सॉल्यूशन के साथ में, और ये एक सिंगल स्टेप में ही रिएक्शन कंप्लीट हुई है, कंजप्शन कंप्लीट हुआ है, इसलिए हम इसको सिंगल टाइट्रेशन कह सकते हैं। लेकिन अगर आप यहां पे फोकस करें तो सेकंड पार्ट है, उसमें हमने 100 ml 0.3 NaOH ऐड किया, ये एक्सिस में था, इसका बचा हुआ पार्ट है उसको हमने फिर से न्यूट्रलाइज किया है H2SO4 से। दैट इज अभी फर्स्ट स्टेप में आयोडीन ने रिएक्ट की NaOH के साथ में, NaOH उसके बाद बच गया, एक्सेस में था, उसने रिएक्ट किया, उसे न्यूट्रलाइज किया हमने H2SO4 से। दैट इज बैक टाइट्रेशन, हमने दो स्टेप में किया हुआ है, ये डबल टाइट्रेशन का एग्जांपल है। एक्सेसिव अमाउंट में न्यूट्रलाइज करते हैं तो उसको हम बैक टाइट्रेशन बोलते हैं, तो ये बैक टाइट्रेशन का एग्जांपल है। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में आपसे कहा था कि इन सभी टाइट्रेशन के हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं, आप समझें। फर्स्ट पार्ट में अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स जो यहां पर होंगे आयोडीन के जो यूज हुआ है हाइपो सॉल्यूशन से, वहां पर I2 जो है वो हाइपो सॉल्यूशन Na2H2O3 होता है, इसको हम H2O3 2 माइनस का जो था सल्फेट आयन है उससे हम रिटेन कर सकते हैं। ये इसको आयोडाइड में रिड्यूस करता है, खुद ऑक्साइड होता है, और ये ऑक्साइड होता है S4O6 2 माइनस में, जहां हमें मालूम है कि इसका जो एन फैक्टर होता है, एन फैक्टर ऑफ हाइपो सॉल्यूशन इज 1, और I2 जो है वो 0 से -1 स्टेट में आया है। एक एटम, पूरे आयोडीन मॉलिक्यूल में 2 एटम है, टोटल चेंज 2 का होगा, तो यहाँ I2 का जो एन फैक्टर है वो है 2। अब आप यहाँ पे समझ सकते हो इस फर्स्ट पार्ट में रिएक्शन किस तरह से हुई है। जब रिएक्शन हुई है तो इनके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स बराबर होंगे, तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, लेकिन यहाँ पे हमें ml में सॉल्यूशंस हैं, हम नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ वन सबस्टेंस वन रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ अदर रिएक्टेंट। तो यहां पर नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ आयोडीन जो फर्स्ट पार्ट में प्रेजेंट है विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ हाइपो, नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ हाइपो सॉल्यूशन में जो Na2H2O3 के होंगे। यहां पर नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ हाइपो के लिए हमें क्या चाहिए, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम इन ml, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम इन ml। अगर हम लीटर में लेते हैं तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ml में ले रहे हैं, तो ये नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स। हमें यहाँ पर NaOH जो हाइपो सॉल्यूशन है उस हाइपो सॉल्यूशन की ये यहाँ पर मोलरिटी गिवन है, हमें चाहिए नॉर्मेलिटी। हम लोग जानते हैं नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर इसका हाइपो सॉल्यूशन का कितना है, 1। सो अल्टीमेटली यहां पर एन फैक्टर 1 इंटू मोलरिटी 0.4 इंटू वॉल्यूम इसका यूज हुआ है 15 ml, सो इट इज 6.0 मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ आयोडीन इन फर्स्ट पार्ट। हम सेकंड पार्ट की बात करें तो यहां पर जो सेकंड पार्ट है उस सेकंड पार्ट की जो रिएक्शन हुई है उसमें बैक टाइट्रेशन है। हमने आयोडीन को जो आपका लिया है तो नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ आयोडीन, ये जो आयोडीन है इसको न्यूट्रलाइज किया गया है NaOH से, लेकिन जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH है वो एक्स्ट्रा बच रहे हैं, जिसको फिर वापस से न्यूट्रलाइज किया है हमने H2SO4 से। आप इसको रिएक्शन के अकॉर्डिंग समझें। I2 फर्स्ट ऑफ ऑल इज रिएक्टेड विद NaOH, ये बेसिक मीडियम में आयोडीन जो है वो I- और IO- में हाइपो आयोडाइड और
आयोडाइड आयन में ये आपका चेंज होती है। यहाँ पर जो आयोडीन 0 स्टेट से -1 में आ रहा है, एक आयोडीन में एक का चेंज तो 2 आयोडीन में 2 का चेंज होगा यहाँ पर। और यहाँ पर अगर 0 से हम बात करें तो यहाँ +1 ऑक्सीजन स्टेट आयोडीन की, आप रेडॉक्स रिएक्शंस की वीडियो देखकर आपका सीख सकते हैं ऑक्सीजन स्टेट निकालना। यहाँ पर ये 0 से 1 में आया है तो एक आयोडीन में 1 का चेंज तो 2 आयोडीन में 2 का चेंज होगा। यहाँ पर भी चेंज आपका जो है वो 2 का है। अगर किसी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन जो आयोडीन है वो रिड्यूस भी हो रहा है और ऑक्सीडाइज हो रहा है, सो इट इज कॉल्ड डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। किसी कंपाउंड जो डिस्प्रोपोर्शनेट होता है उसका वैलेंसी फैक्टर अगर N1 और N2 बराबर हो ड्यूरिंग रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन चेंज इन ऑक्सीजन स्टेट, तो उसका वैलेंसी फैक्टर जो N होता है वो उसके बराबर ही होता है। दैट इज हियर द वैलेंसी फैक्टर ऑफ आयोडीन इज आल्सो 2। तो यहां पर भी वैलेंसी फैक्टर 2 होगा। इस तरह की ये वैलेंसी फैक्टर निकालने के लिए आप मूल कंसेप्ट पार्ट 7 की वीडियो को स्टडी कर सकते हैं, और आप चाहे तो इक्विवेलेंट कंसेप्ट में जाकर के आप वहां पर भी आप इसको सीख सकते हैं। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। तो इससे क्लियर हो गया कि यहाँ पर जो आयोडीन है वो इस तरह से चेंज हुआ है, लेकिन ये जो NaOH था वो एक्सेस में था। ये जो एक्सेस ऑफ NaOH था, जो NaOH जो पहले स्टेप में जो थोड़ा एक्स्ट्रा मिल गया था, इस एक्सेस ऑफ NaOH को हमने न्यूट्रलाइज किया है H2SO4 से। इससे क्लियर हो गया कि NaOH जो टोटल न्यूट्रलाइज किया जा रहा है, रिएक्ट कर रहा है वो 2 कंपाउंड से, एक आयोडीन से और एक NaOH रिएक्ट कर रहा है H2SO4 से। तो जो NaOH के इक्विवेलेंट होंगे वो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ आयोडीन प्लस नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4। इसको भी हम बैक टाइट्रेशन कहेंगे यहाँ पर। तो ये होगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ आयोडीन प्लस नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ H2SO4। दोनों ही रिएक्ट किए हैं मिलकर के NaOH से, तो नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH। इस तरह से आपके सामने इक्वेशन बना। नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ I2 हमें अभी फाइंड करने हैं, तो नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ आयोडीन प्लस नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ H2SO4 के लिए हम यहाँ पे देखें तो हमें मोलरिटी और वॉल्यूम गिवन है। हम लोग जानते हैं H2SO4 में हाइड्रोजन 2 रिप्लेसेबल है, इसका n फैक्टर 2 होगा। तो वैलेंसी फैक्टर n फैक्टर इंटू मोलरिटी इज कॉल्ड नॉर्मेलिटी। सो नॉर्मेलिटी इज 2 into 0.3 into volume in ml, then number of milli equivalents. So valence factor 2 into molarity 3, number of milli equivalents के लिए normality into volume in ml is 10. It will be equal to number of milli equivalents of NaOH। अगर हम NaOH यहाँ पे जो यूज हुआ है, यहाँ पे एक OH है बेस में, तो इसका n फैक्टर 1 होगा, इसकी मोलरिटी 3 है तो इसकी नॉर्मेलिटी होगी 0.3 into 1 वैलेंसी फैक्टर, और into volume in ml then number of milli equivalents. So it will be equal to valency factor 1 into molarity 0.3 into volume in ml is 100. So guys, number of milli equivalents of iodine will be equal to, ये यहाँ पे हुआ 30 मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हैं, और ये यहाँ पे होगा 6, इसको इधर आके माइनस कर सकते हैं यहाँ पे से, तो इट विल बी 24 मिली इक्विवेलेंट्स। इस तरह से हमें देख सकते हैं कि जो 150 ml सॉल्यूशन था आयोडीन का, उसके 2 पार्ट किए थे। पहले पार्ट में मिली इक्विवेलेंट्स हैं 6 और दूसरे पार्ट में आयोडीन के मिली इक्विवेलेंट्स हैं 24। तो इस सॉल्यूशन में जो टोटल इक्विवेलेंट्स होंगे, टोटल नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ आयोडीन विल बी इक्वल टू 6 पहले पार्ट में, यहां पे देख रहे हैं आप, और प्लस 24 सेकंड पार्ट में, इस तरह टोटल 30 मिली इक्विवेलेंट। उसने हमसे पूछा है इस आयोडीन सॉल्यूशन 150 ml में मिली इक्विवेलेंट्स हैं वो 30 है। हमसे पूछा गया है कंसंट्रेशन क्या होगी, तो हम यहाँ पर कंसंट्रेशन को नॉर्मेलिटी में ही फाइंड आउट कर सकते हैं। हम लोग जानते हैं नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स डिवाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर, या फिर आप कह सकते हो कि नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स डिवाइड बाय वॉल्यूम इन ml। नो प्रॉब्लम, आप यहाँ पे इक्विवेलेंट लें तो यहाँ पे लीटर लें, और यहाँ पे अगर आपने मिली इक्विवेलेंट लिए हुए तो वॉल्यूम इन ml में लें। मिली इक्विवेलेंट्स 30 एंड वॉल्यूम ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन इज 150, सो दिस विल बी इक्वल टू 1/5। 3 5 जा 50, 3 1 जा 3, 1/5 ये इसकी नॉर्मेलिटी है। ये इसका आंसर भी हो गया आपके सामने। द नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन और कंसंट्रेशन इज दिस। लेकिन अगर आपके सामने ऑप्शंस नॉर्मेलिटी में ही गिवन है तो देन नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हुआ और इसमें ऑप्शंस मोलरिटी में हुए, या उसने क्वेश्चन में पूछा कि फाइंड द कंसंट्रेशन इन मोलरिटी, तो आपको मोलरिटी निकालना पड़ेगा। तो उस केस में वी ऑल नो वेरी वेल दैट नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। दैट इज व्हाई
मोलैरिटी विल बी इक्वल टू नॉर्मेलिटी डिवाइड बाई वैलेंसी फैक्टर। यहां पर जो दोनों पार्ट्स में जो रिएक्शन हुई है दोनों में आयोडीन का जो वैलेंसी फैक्टर है वो 2 है, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ना है। अगर ये अलग अलग होते तो यहां पर आप अलग नंबर ऑफ मोल्स निकालते, मोलैरिटी यहां अलग निकालते, तब आप उसको ऐड करते, लेकिन यहां पर बैलेंस फैक्टर दोनों केसेस में सेम है, 2 है, इसलिए आप डायरेक्ट आप यूज कर सकते हैं। तो नॉर्मेलिटी इज 1/5 into valency factor 2. So guys, the molarity is 1/10 or you can write 0.1 mole per liter. And now the next question, 0.5 gram MnO2 sample is treated with HCl. MnO2 को ट्रीट किया गया है with HCl. लिबरेटिंग Cl2, यहां पर Cl2 लिबरेट हो रही है, Cl2 इज पास्ड इनटू Ki सॉल्यूशन, इसको Ki सॉल्यूशन में पास किया गया है, जहां पर Cl2 जो है वो हम जानते हैं एक ऑक्सीजन एजेंट है, ये इसको आयोडाइड आयन को I2 में ऑक्सीडाइज कर देगा, खुद Cl- में रिड्यूस हो जाएगा। ये कह रहा है कि 30.0 सेंटीमीटर क्यूब दैट इज Ml of 0.1 Na2H2O3 that is hypo solution are required to titrate the liberated iodine। जो आयोडीन लिबरेट हो रही है इसके टाइट्रेशन जब हम करवाते हैं हाइपो सॉल्यूशन से Na2H2O3 से, तो यहां पर टाइट्रेशन मींस कंप्लीट रिएक्शन। तो यहां पर इस हाइपो सॉल्यूशन के 30 ml यूज होते हैं और इस हाइपो की जो मोलैरिटी है जो गिवन है 0.1 m, और हाइपो सॉल्यूशन जब आयोडोमेट्री और आयोडीमेट्री हम स्टडी कर चुके हैं इससे प्रीवियस वीडियोस में, यहां पर इसका एंड फैक्टर होता है हाइपो का 1। तो यहां पर इसने हमसे पूछा है कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ MnO2 इन सैंपल। इस 0.5 ग्राम सैंपल में MnO2 कितना है, दैट इज पूरा MnO2 नहीं है, तो इसमें कितना MnO2 हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए हमें नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स अगर मास इसके बाद चल जाए MnO2 के, तो हम इससे इसका मास कैलकुलेट कर सकते हैं और इसकी परसेंटेज फाइंड कर सकते हैं। MnO2 ने कंप्लीटली HCl से रिएक्शन करके बनाया है Cl2, तो जितने भी इक्विवेलेंट्स MnO2 के होंगे उतने इक्विवेलेंट Cl2 बनेगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। जितने इक्विवेलेंट Cl2 के हैं उतने इक्विवेलेंट I2 के बनेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ प्रोडक्ट आल्सो इक्वल टू रिएक्टेंट, और यहां पे हमने टाइट्रेट किया हाइपो से, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ हाइपो विल बी इक्वल टू iodine. So ultimately we can say the number of equivalents of MnO2, number of equivalents, और अगर यहाँ पे हम मिली इक्विवेलेंट कोई भी ले सकते हैं, number of equivalents of MnO2 will be equal to number of equivalents of hypo, number of equivalents of hypo solution। हाइपो के भी जो N2H2O3 के हैं उसके इक्विवेलेंट्स भी उतने ही होंगे, क्योंकि रिएक्शन कंटिन्यूएशन चल रही है। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ हाइपो में आप कह सकते हैं मोलैरिटी 1 इंटू एन फैक्टर दैट इज नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर, क्योंकि अभी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स हैं। सो गाइस इट इज 3/1000 इक्विवेलेंट। ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स आ गए MnO2 के। अगर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स आ गए हैं तो हम इससे मास फाइंड कर सकते हैं, और अगर हमें नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स पता हो तो हम लोग जानते हैं कि मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इंटू इक्विवेलेंट मास। अब यहाँ पर हमारे इस टाइट्रेशन की, रिडॉक्स टाइट्रेशन की कुछ इंफॉर्मेशन, जैसा हमने आपसे कहा था कि आप डीएनए ब्लॉक में KMnO4 K2Cl2 की रिएक्शंस इन डिफरेंट मीडियम्स आप याद करें, तो यहाँ पर हम वही यूज कर रहे हैं। एक एसिडिक मीडियम है, और एसिडिक मीडियम में Mn जो होता है वो Mn2 स्टेट में रिड्यूस होता है, चाहे वो Mn4+ में हो, चाहे वो Mn+6 में हो, चाहे वो Mn+7 स्टेट में हो। तो यहाँ पर MnO2 जब ऐसे से रिएक्ट हो रहा है तो इसकी ऑक्सीजन स्टेट जो है वो +4 से +2 ही है। इसका एंड फैक्टर यहाँ पे जो वैलेंसी फैक्टर है वो 2 है। अगर हमें वैलेंसी फैक्टर पता हो तो हम इक्विवेलेंट मास पता कर सकते हैं। वी नो दैट इक्विवेलेंट मास ऑफ एनी सब्सटेंस इज मोलर मास डिवाइड बाई एंड फैक्टर। अब यहाँ मोलर मास के लिए MnO2 का मोलर मास अगर हम देखें तो Mn का एटॉमिक नंबर हमें गिवन है 55, प्लस ऑक्सीजन 2 का 16 into 2 दैट इज 32, so it is 87. So equivalent rate will be equal to 87/2. So here number of equivalents 3/1000 into equivalent mass 87/2. We can write it as 3 7 are 21, 24 to 6 divided by 2000. Again we can say that 103.5 divided by 1000.
और इट इज इक्वल टू 0.1035 ग्राम. It is the mass of MnO2 which is really present in 0.5 gram of MnO2 sample. So the percentage of MnO2 will be equal to actual mass of MnO2 in the sample 0.1035 gram divided by actual mass of sample 0.5 into 100. On calculating, it is 26.1%. It will be your answer. Now, next question. 100 ml solution of NaOH and Na2CO3 was first titrated with n by 10 HCl in presence of naphthalene. ये सिंबल है, हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा. 17.5 ml is required to end point. इस end point पे इतना रिक्वायर्ड हुआ है. After this that is reaction titration continuation में है तो मिथाइल ऑरेंज जो है वो ऐड किया गया 2.5 ml. दूसरे एंड पॉइंट के लिए हमें HCl के रिक्वायर्ड में 2.5 ml. अमाउंट ऑफ NaOH हमें इस मिक्सचर में पता करना है. NaOH और Na2CO3 में अमाउंट दैट इज मास फाइंड करना है. तो हम लोग जानते हैं इट इज द एग्जांपल ऑफ डबल टाइट्रेशन बाय यूजिंग टू इंडिकेटर्स. यहां पर हम देखें तो Na2CO3 और NaOH इन दोनों को हमने टाइट्रेट किया है पहले HCl से फिनोल्फथलीन की प्रेजेंस में. तो हम सब लोग जानते हैं कि वहां पर NaOH कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा HCl से. अगर इसके हम यहाँ पे x मोल माने तो ये टोटल x मोल ऑफ HCl यूज हो जाएगा, NaCl में कन्वर्ट हो जाएगा. Na2CO3 जो है वो कन्वर्ट होता है फिनोल्फथलीन के केस में NaHCO3 में, सोडियम बाइकार्बोनेट में. तो अगर इसमें y मोल मानूं तो यहां पर बाई मोल ऑफ HCl कंज्यूम होगा. एन फैक्टर दोनों का सेम है 1 and 1. सो HCl जो यहाँ पे अमाउंट यूज हो रहा है वो है x प्लस वाई मोल और x प्लस वाई इक्विवेलेंस, ग्राम इक्विवेलेंस का जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो इक्विवेलेंस होंगे. बैलेंस फैक्टर 1 है. अब इसके बाद में यहाँ जो NaHCO3 बनाया वो बाई मोल है. यहाँ पर जो Na सॉल्यूशन में आफ्टर फर्स्ट एंड पॉइंट फिनोल्फथलीन प्रेजेंस में होगा वो इसमें बाई मोल सोडियम बाइकार्बोनेट होगा. NaOH कंज्यूम हो चुका है. इसके बाद फर्दर हम टाइट्रेशन को फिर HCl से करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ मिथाइल ऑरेंज. तो मिथाइल ऑरेंज की प्रेजेंस में HCl से CH रिएक्शन करेगा और NaCl प्लस H2O प्लस CO2 यहां पर प्रोडक्ट प्लस CO2. लेकिन यहाँ वाई मोल तो यहाँ भी इसका वाई मोल क्योंकि बैलेंस फैक्टर इक्वल है तो जितनी मोल्स इसके लगेंगे उतनी मोल्स दैट इज इक्विवेलेंस बराबर होंगे. यहाँ पे इसके वाई मोल और वाई इक्विवेलेंस. इस तरह से हमें इनके इक्विवेलेंस पता है पहले और दूसरे केस में. अब हम इसको इक्विवेलेंस करते हैं अपने गिवन डेटा के अकॉर्डिंग. तो जब फिनोल्फथलीन लिया है हमने उस समय नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स जो है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl विल बी इक्वल टू x प्लस वाई. बट अकॉर्डिंग टू डेटा इट इज इक्वल टू, आप देखें इस पहले केस में 17.5 ml वॉल्यूम यूज हुआ है. n by 10 दैट इज 1 by 10 नॉर्मेलिटी है. तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम दैट इज नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर. ये हमेशा याद रखें. इक्विवेलेंस है तो वॉल्यूम इन लीटर. नॉर्मेलिटी 1 by 10 सॉरी एंड वॉल्यूम इज अगेन सॉरी 17.5 divided by 1000. Now x plus y is equals to 17.5 divided by 10,000. हम इसको इस तरह लिख लेते हैं. अभी हमें आगे और प्रोसेस करना है. एंड नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl आफ्टर सेकेंड एंड पॉइंट. ये फर्स्ट एंड पॉइंट के बाद है दैट इज फिनोल्फथलीन यूज किया है और ये आपका सेकेंड एंड पॉइंट के बाद है जब हमने मिथाइल ऑरेंज यूज करके कैलकुलेशन स्टार्ट किया है. सो दिस विल बी इक्वल टू y and y is equals to now normality is 1 by 10 again. Normality 1 by 10 into volume in ml. अब जो वॉल्यूम यूज हुआ है एक्स्ट्रा वो 2.5 ml यूज हुआ है. सो 2.5 लेकिन ml में हमें इसे लीटर में लेना है वॉल्यूम इन लीटर. सो डिवाइड बाय 1000 इट इज 2.5 डिवाइड बाय 10,000. ये हमारे पास नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl पहले स्टेप में दैट इज x प्लस वाई है. ये दूसरे स्टेप में दैट इज वाई है. हमें पता करना है अमाउंट ऑफ NaOH और अमाउंट ऑफ NaOH क्या है x. सो
if x plus y is this and y is this, so ultimately amount of या number of moles of number of equivalents or number of moles, because n factor valence factor of NaOH is 1, so moles और equivalent बराबर, यहां पर हम बात करें तो it is equals to x plus y minus y, that is 17.5 by 10,000 minus 2.5 minus divided by 10,000, it is 15 divided by 10,000. ये आपके सामने नंबर ऑफ मोल्स हैं, आपसे NaOH का अमाउंट दैट इज मास पूछा है। अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स पता हो तो मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स दैट इज 15 by 10,000, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास, और NaOH का मोलर मास हम लोग जानते हैं 40 ग्राम पर मोल, सो इनटू 40 इट इज 15 4 60, दैट इज 600 by 10,000, cancelled by, so it is 0.06 gram, that is 0.06 gram is present in the sample answer. And now in this question 20 ml of 0.1 m solution of Na2CO3 dot NaSCO3 dot 2H2, ये पूरा एज अ सिंगल फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, इसे टाइट्रेट किया गया है HCl के साथ। तो यहां पर जब हमने फ्रॉकलिन यूज किया है तो उस समय 0.5 एम मोलरिटी के HCl के x ml यूज हुए हैं, और जब हमने मिथाइल ऑरेंज यूज किया है एज ए इंडिकेटर तो उसके बाद में बाई ml यूज हुए हैं। लेकिन ये दोनों ही टाइट्रेशन इस कंपाउंड से सॉल्यूशन से जो किए गए हैं बाई यूजिंग फ्रॉकलिन और बाई यूजिंग मिथाइल ऑरेंज, वो सेपरेट हैं, दोनों टाइट्रेशन सेपरेट, दैट इज कंटिन्यूएशन में नहीं है, जैसा कि हमारे इस पहले क्वेश्चन में था। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इनके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं मोलरिटी इनटू वॉल्यूम से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ कंपाउंड, इस पूरे कंपाउंड के मिलीमोल्स होंगे मोलरिटी इनटू वॉल्यूम इन ml, अगर मिलीमोल है तो ml में वॉल्यूम ले, मोलरिटी इज 0.1 एंड द वॉल्यूम इज 20 ml, सो 2 मिलीमोल्स। यहां पर इस पूरे कंपाउंड के 2 मिलीमोल है, अगर इस पूरे कंपाउंड के 2 मिलीमोल है तो ये क्लियर हो गया कि इसमें Na2CO3 के भी 2 मिलीमोल होंगे और इसमें NaHCO3 के भी 2 मिलीमोल होंगे। जब हमने इसको रिएक्ट करवाया है HCl से फिनोल्फथालीन की प्रेजेंस में तो सिर्फ ये रिएक्शन करेगा Na2CO3 हम जानते हैं, और ये कन्वर्ट हो जाता है NaHCO3 में, दैट इज 1 मोल से 1 मोल HCl, तो 2 मिलीमोल से 2 मिलीमोल HCl, तो यहाँ टोटल जो HCl के मिलीमोल्स होंगे वो 2 मिलीमोल होंगे। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं सो नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ HCl हियर इज 2, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन the number of millimoles of HCl used are molarity of HCl 0.5 and volume is x ml. So molarity into volume 0.05 into x. So it is equal to 0.05 into x. So here guys, on solving x will be 2 by 0.05 and it will be 40 ml. दैट इज 40 ml HCl यूज होगा जब हमने फ्रॉकलिन यूज किया है तब। लेकिन अब उसी सेपरेट रिएक्शन में दैट इज बाय यूजिंग द सेम अमाउंट ऑफ द कंपाउंड, इस पूरे का हम वापस टाइट्रेशन कर रहे हैं HCl से, लेकिन अब की बार मिथाइल ऑरेंज की प्रेजेंस में कर रहे हैं। तो मिथाइल ऑरेंज में Na2CO3 है वो कंप्लीटली रिएक्ट करता है और NaCl ही बनाता है, तो यहाँ पर ये इससे 1 मोल से 2 मोल HCl रिएक्शन करते हैं, दैट इज डबल, तब यहाँ पर 2 NaCl, तो 2 मिलीमोल से यहां पर रिएक्ट करेगा HCl का, वो 4 मिलीमोल यूज करेगा, 4 मिलीमोल, 4 मिलीमोल यूज टू न्यूट्रलाइज दिस बेस, एंड यहां पर जब रिएक्शन होगी तो उस केस में रिएक्शन होती है HCl की, HCl बाय NaCl प्लस H2O प्लस CO2, तो यहां पर HCl के जो मिलीमोल्स होंगे वो 2 मिलीमोल, एक के लिए 1 तो 2 मिलीमोल के लिए 2, तो यहां पर HCl के मिलीमोल्स होंगे विल बी 2 मिलीमोल। सो टोटल मिलीमोल्स यहां पर जो HCl के 4 + 2 दैट इज 6, तो नंबर ऑफ मिलीमोल्स यहां पर जो HCl के हुए, नंबर ऑफ मिलीमोल्स अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ HCl विल बी इक्वल टू 4 and 2 दैट इज 6 मिलीमोल।
बट हमारा क्वेश्चन कहता है कि जब हमने फेनोल्फथालीन की जगह मिथाइल ऑरेंज यूज किया था तो सेम अमाउंट की सेपरेट टाइट्रेशन करने पर जो HCl यूज हुआ है उस HCl की मोलरिटी 0.05 है बट वॉल्यूम बाई ml है. सो मोलरिटी इंटू वॉल्यूम. So number of millimoles, molarity into volume in ml. So molarity is 0.05 and volume in ml is Y. So on solving guys, you can write is Y is equals to 6 by 0.05, that is 120 ml. Now in question, we have to find the value of Y minus X. So Y minus X will be equal to Y is 120. Minus X is 40, so it is 80 ml. It is the answer of this question. And now the next question: a mixture of 0.5 mole potassium dichromate and 0.2 mole of potassium permanganate titrated with excess of Ki. The liberated iodine in reaction से iodine निकल रहा है और उस iodine को require 1 liter of hypo solution for titration. That is, a number of equivalents of hypo will be equal to number of equivalents of iodine, and number of equivalents of iodine will be equal to number of equivalents of oxidants. ये एक आयोडोमेट्रिक एग्जांपल है जहां पर पहले हम Ki सॉल्यूशन में जो आयोडाइड आयन होता है उसको किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडेंट से हम I2 में ऑक्सीडाइज करते हैं और बाद में इसे हाइपो सॉल्यूशन से वापस I- में रिड्यूस करते हैं. तो इससे क्लियर हो गया कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ हाइपो विल बी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ आयोडीन विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्सीडेंट्स. हमें यहाँ पर ऑक्सीडेंट्स मालूम है पर टोटल 2 ऑक्सीडेंट हैं, तो यहाँ पर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ K2Cr2O7, ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं 0.05 इंटू K2Cr2O7 का हम लोग जानते हैं या हमें अपना पता होना चाहिए. हमने आप सिखाया डीएनए ब्लॉक में, आप एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं, याद करें. ऑक्सीजन एजेंट्स में इसका एन फैक्टर होता है 6, सो नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर 6, दैट इज ये हुआ 0.3 मोल. इसी तरह से नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ KMnO4, नंबर ऑफ मोल्स 0.02 इंटू वैलेंसी फैक्टर. KMnO4 का वैलेंसी फैक्टर होता है आपका 5, तो यहां पर आप इससे मल्टीप्लाई करें 5, दैट इज ये हुआ आपका 0.1. इस तरह से टोटल इक्विवेलेंट्स ऑक्सीडेंट्स के जो हुए वो हुए टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्सीडेंट दोनों मिलाकर के इज 0.3 प्लस 0.1, दैट इज 0.4 इक्विवेलेंट्स, एंड दैट इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ हाइपो. सो इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ हाइपो सॉल्यूशन, दैट इज Na2H2O3. इसमें कितने इक्विवेलेंट्स हैं ये हमें पता करना है. तो यहां पर हमसे कहा हुआ है कि जो हाइपो सॉल्यूशन का 1 लीटर यूज हुआ है, कितना यूज हुआ है 1 लीटर, बट उसने हमसे मोलरिटी पूछी है. तो हम लोग जानते हैं कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स होता है नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर, और नॉर्मेलिटी जो होती है वो होती है मोलरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर. हाइपो सॉल्यूशन आयोडोमेट्री में S4O6 में कन्वर्ट होता है, यहां पर इसका वैलेंसी फैक्टर होता है n फैक्टर 1. ये सब्जेक्ट प्रैक्टिस के साथ साथ धीरे धीरे याद हो जाती है और आपको याद करना भी चाहिए. आयोडोमेट्रिक एग्जांपल है. सो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इज n फैक्टर 1 इंटू मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर इज 1. Volume in liter is 1. So ultimately molarity is equals to 0.4. So molarity of hypo solution is 0.4 mole per liter. It will be the answer of this question. Now the next question: 1 mole of equimolar mixture of ferrous oxalate and ferric oxalate. Ferric oxalate और ferrous oxalate के 1 मोल का इक्विमोलर मिक्सचर, इक्विमोलर मींस दोनों के मोल्स बराबर है. अगर दोनों का टोटल 1 मोल है तो दोनों के मोल से वो 0.5 मोल ऑफ ईच होंगे. इन दोनों को हमने रिएक्ट करवाया है KMnO4 से, ऑक्सीजन एजेंट से, एसिडिक मीडियम में, और इसके हमें यूज हुए हैं x मोल. उसने पूछा है कि x की वैल्यू क्या होगी, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 हमसे पूछा गया है. तो हम लोग जानते हैं कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, अब इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं. द नेक्स्ट सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन: number of equivalents of KMnO4 will be equal to number of equivalents of ferric oxalate and ferrous oxalate. Number of equivalents of
फेरिक ऑक्सीडेट होता है Fe2C2O4 होल थ्राइस प्लस नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ फेरस ऑक्सीडेट होता है FeC2O4। इन दोनों के इक्विवेलेंट्स इसके बराबर होने चाहिए। हम लोगों को इन केमिकल प्रॉपर्टीज में, इन रिएक्शंस में कौन सा कंपाउंड किससे रिएक्शन करके किस मीडियम में क्या बनाता है, ये हमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डीएनए ब्लॉक पे याद करने को मिलता है। वहां पे हमें ये याद करना भी चाहिए। अगर हम यह बात करते हैं तो हम लोग ये जानते हैं कि Fe2H2O4 का होल थ्राइस इस फेरिक ऑक्सीडेट जो हमारे सामने है, यहां पर Fe की ऑक्सीजन स्टेट है +3 और C2O4 में कार्बन की इज ऑल्सो +3। ये जब KMnO4 और एसिडिक मीडियम में MnO4- एसिडिक मीडियम दैट इज KMnO4 में रिएक्ट करता है तो Mn चेंज हो जाता है Mn2+ में, दैट इज इसका एंड फैक्टर होता है, एंड फैक्टर वैलेंसी फैक्टर इज 5 और KMnO4 फेरिक को फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं करता, दैट इज फेरिक का फेरिक ही रहेगा, लेकिन कार्बन को C2O4 ऑक्सीडेट को CO2 में ऑक्सीडाइज करता है, दैट इज ऑक्सीजन स्टेट +4। यहां पर इस पूरे मॉलिक्यूल में टोटल कार्बन हैं आपके 2 × 3 दैट इज 6 कार्बन, 1 कार्बन चेंजिंग फ्रॉम +3 to +4 दैट इज चेंज इज 1, सो फॉर 6 कार्बन एटम्स चेंज विल बी 6, सो द एंड फैक्टर ऑफ दिस मॉलिक्यूल विल बी 6। एंड नाउ फेरस ऑक्सीडेट जो होता है वो होता है FeC2O4। यहां पर जब हम MnO4 से रिएक्शन करवाते हैं एसिडिक मीडियम में तो यहां पर एंड फैक्टर वही 5 है, इसका सेम है, नो प्रॉब्लम। लेकिन यहां पर फेरस जो +2 स्टेट में है, इट गेट चेंज इनटू फेरिक आयन। KMnO4 एसिडिक मीडियम में फेरस को फेरिक में ऑक्सीडाइज करता है, ये याद करने का पॉइंट है, इसे आप याद करें। यहां पर ऑक्सीडेट +3 में है, ये कन्वर्ट हो रहा है CO2 दैट इज +4 ऑक्सीजन स्टेट में, कार्बन जा रहा है, 2 कार्बन है, एक कार्बन में चेंज 1 का तो 2 कार्बन में चेंज 2 का, दैट इज टोटल चेंज 2 का यहां हुआ और 1 का इस आयरन में हुआ, टोटल चेंज 3 का हुआ। तो यहां इसका जो एंड फैक्टर होगा वैलेंसी फैक्टर इस कंपाउंड का इट विल बी 3। लेकिन दोनों के नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो इक्वल है। इसने कहा है टोटल इज 1 मोल, टोटल इज 1 मोल बट इक्विमोलर दैट इज इक्वल मोल्स हैं, सो नंबर ऑफ मोल्स 0.5 मोल एंड इट इज ऑल्सो 0.5 मोल। अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स मालूम है, बैलेंस फैक्टर मालूम है तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स बहुत आसान काम हो गया। सो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ फेरिक ऑक्सीडेट, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एंड फैक्टर दैट इज 0.5 × 6 प्लस यहां नंबर ऑफ मोल्स 5 इनटू वैलेंसी फैक्टर 3 दैट इज 0.5 × 3, सो 3 + 1.5 दैट इज 4.5। 4.5 इक्विवेलेंट्स है। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ KMnO4 4.5, ये दिस इट इज द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। बट उसने हमसे पूछा है कि यहां पर जो KMnO4 है उसके x मोल है, वैल्यू ऑफ x दैट इज नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं। अगेन नंबर ऑफ मोल्स के लिए हम जाते हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर। हमें ये पता है यहां पर वैलेंसी फैक्टर नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर हमें अब मालूम है KMnO4 का 5 दोनों केसेस में इज इक्वल टू 4.5, इट इज द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स 4.5, सो नंबर ऑफ मोल्स विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 विल बी इक्वल टू 5 से आप डिवाइड करें तो 0.9 मोल। ये इतने मोल्स होंगे KMnO4 के जो 1 मोल इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ फेरस एंड फेरिक ऑक्सीडेट को ऑक्सीडाइज करेगा कंप्लीटली। एंड नाउ इट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। इसके बाद हम और भी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आप यहाँ पे देखें इस क्वेश्चन में 25 ml ऑफ 2N नॉर्मेलिटी है ऑफ HCl, 50 ml 4N HNO3 नाइट्रिक एसिड और x ml ऑफ 2M मोलरिटी के सल्फ्यूरिक एसिड को मिक्स किया गया है और उसके बाद में टोटल वॉल्यूम जो है उसको मेड अप टू 1 लीटर 1 लीटर तक उसको बना दिया गया है बाय डाइल्यूशन दैट इज आफ्टर एडिशन ऑफ वाटर। इस पूरे सॉल्यूशन के 50 ml को 50 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन इसको हमने कंप्लीटली रिएक्ट करवाया है, दैट इज कंप्लीट रिएक्शन है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स उसमें बराबर होंगे विद 25 ml ऑफ 1N सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन से। इन्होंने कहा है x की वैल्यू फाइंड कीजिए दैट इज वॉल्यूम ऑफ H2SO4 फाइंड कीजिए। ये मिक्सचर टोटल एसिड्स का है तो टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड विल बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ बेस। हम इस प्रिंसिपल पे आते हैं
तो यहां पे अगर हम देखें इसके अकॉर्डिंग, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस के अकॉर्डिंग इसका सॉल्यूशन, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ एसिड या एसिड मिक्सचर, जो मिक्सचर है हमारे पास, इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ बेस। अगर हमारे पास सारे सॉल्यूशंस ml में हैं तो हम यहाँ पे नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंस भी लिख सकते हैं, और वी कैन राइट इट एज नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंस। नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंस। नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंस ऑफ एसिडिक मिक्सचर के लिए हमें यहाँ पे नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर चाहिए। उसके बाद में हमें वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर हमने कितना यूज किया हुआ है ये हमें मालूम है, इस पूरे मिक्सचर का हमने 50 ml यहाँ पे रेट करवाया है, विल बी इक्वल टू नॉर्मेलिटी ऑफ बेस चाहिए हमें इनटू वॉल्यूम ऑफ बेस चाहिए। दोनों ml में है इसलिए मिली इक्विवेलेंस, और अगर दोनों लीटर में होते तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस बराबर रहेंगे। तो यहाँ पे नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर की अगर हम बात करें तो हम लोग जानते हैं नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर के लिए एक फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। तो टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस के लिए हम सबके इक्विवेलेंट अलग अलग चेक करते हैं। यहाँ HCl जो है उसकी नॉर्मेलिटी 2 है, वॉल्यूम 25 है, तो नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर, दैट इज नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंस। तो नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंस ऑफ HCl 2 into 25, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन ml, प्लस नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ नाइट्रिक एसिड, नॉर्मेलिटी इनटू आपका वॉल्यूम ऑफ ml, तो मिली इक्विवेलेंस, तो 4 into 50, प्लस नाउ नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन ml। नॉर्मेलिटी हमें गिवन नहीं है, हमें यहाँ पे मोलरिटी गिवन है, तो यहाँ पे H2SO4 में हम देख रहे हैं कि बेसिसिटी 2 है, एन फैक्टर 2 है, तो इसकी नॉर्मेलिटी होगी मोलरिटी इनटू बेसिसिटी, दैट इज 2 into 2, दैट इज 4, 2 into 2, मोलरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर इनटू वॉल्यूम इन ml x। These are the total number of milli equivalents of all three acids divided by total volume is made up to 1 liter। आप इन सारे वॉल्यूम्स को ऐड आप कर लेंगे, उसके बाद उस वॉल्यूम को बढ़ाया गया डाइल्यूशन से, और फाइनल वॉल्यूम है वो आपका 1 लीटर है। सो डिवाइड बाय वॉल्यूम इन ml। अगर आपने मिली इक्विवेलेंट्स लिए हुए हैं तो वॉल्यूम आप ml में लें तो ही वो नॉर्मेलिटी होगी। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू is 1000 ml मिलीलीटर इनटू इट इज द नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर, एंड द नॉर्मेलिटी ऑफ दिस मिक्सचर जो है, इस मिक्सचर के कितना वॉल्यूम यूज किया गया है रिएक्शन में, द वॉल्यूम 50 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन, सो मल्टीप्लाइड बाय 50 ml, इट इज द नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन ml विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ बेस, नॉर्मेलिटी बेस की 1 एंड वॉल्यूम इन ml इज 25। On solving this, you can get 50, 250 plus 4x is equals to 25 to 50, 500, it is 500. 4x is equals to 500 minus 250, that is 250. So x will be 250 by 4, that is 62.5 milliliters. What is the value of x? X is ml. फर्दर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए आप लोग अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियोस, नेक्स्ट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के वीडियोस आपको टाइमली मिलते रहें। थैंक यू।